स्वागत है आप सभी का 4 बजने वाले और वक्त है क्राइम न्यूज का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट और सबसे पहले खबर बागपत से है। तस्वीरों को देखिए जरा, कैसे यहां पर मामूली बात पर महिलाएं ही आपस में एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गई। पहले कहासुनी होती रही और फिर ये सारी कहासुनी बदल गई मारपीट में और काफी देर तक महिलाओं का झुंड एक दूसरे से भिड़ता रहा। हालांकि कुछ पुरुष वहां पर पहुंचे, कुछ युवा वहां पर पहुंचे और जैसे तैसे इन महिलाओं को गुत्थम गुत्था से अलग करके इस मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन इनमें से कोई भी मानने को तैयार नहीं था और काफी देर तक यूं ही ये हंगामा, ये मारपीट चलती रही। और खबर रामपुर से आई, जहां टांडा में रामपुर धम्मन गांव में दो पक्षों के बीच में पथराव हो गया। दरअसल यहां पर राशन कम बांटने से एक पक्ष नाराज हो गया और जब इसने शिकायत की तो इसके बाद विवाद बढ़ता चला गया और इतना बढ़ा कि दोनों ओर से जमकर पत्थर लाठी डंडे चले, जिसमें एक बच्चे के समेत 2 लोग जख्मी हुए हैं। उधर गोरखपुर की कैंट पुलिस ने शातिर बदमाशों के गैंग का पर्दाफाश किया है। रवि डोम समेत 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस को तमंचा मिला है, कारतूस, चाकू, गांजा और एक ऑटो मिला है। ये बदमाश रेलवे स्टेशन और बस अड्डे के आसपास सक्रिय रहते थे और जो सवारियां इनमें बैठती थी उनसे ही लूटपाट या फिर ठगी किया करते थे। निश्चित रूप से ये काफ़ी बड़ा एक गिरोह है जिसमें कई टुकड़े में बनकर कार्य करते हैं और लोगों की पहचान की जा रही है। कुछ लोग और भी पूछताछ के लिए लाए गए हैं, उनका भी अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो उनके भी कार्रवाई की जाएगी। उधर शामली जनपद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि 2 बदमाशों को पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए तीनों बदमाश कुछ दिन पहले भवन थाना क्षेत्र में हुई MR की हत्या के आरोपी थे और फरार चल रहे थे। जनपद शामली के थाना भवन पुलिस द्वारा मुठभेड़ के उपरांत देर रात 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश मोहसिन गोली लगने से घायल हो गया है, जिसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। और खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पुलिस और SOG टीम ने बीती रात मुठभेड़ के दौरान एक 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। घटना बीती रात की है, जब पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी और उसके बाद जब पुलिस तलाशी पर निकली और एक बगैर नंबर के बाइक सवार को रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। हालांकि पुलिस ने फायर कर उसको आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। 2019 में थाना शोहरतगढ़ पर वो हत्या निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक अभियुक्त अभी तक वांछित चल रहा था, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। बीती रात को मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि वह अभियुक्त मुहर्रम जिले में आया हुआ है। हरदोई के शाहबाद में एक सब्जी व्यापारी ने खुद के साथ 10,000 रुपए की लूट होने की फर्जी कहानी गढ़ दी। शक पुलिस को शुरुआत में ही हो गया था। जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने खुद ही ये झूठी कहानी गढ़ दी थी पैसे हड़पने के लिए। व्यक्ति मोहम्मद अरशद ने रात में अपने साथ 10,000 रुपये लूट हो जाने की सूचना दी थी। इस व्यक्ति ने मंडी से आढ़त में सामान उठाया था जिसका काफ़ी उधार था और जिसको छुपाने के लिए या अपने उधार के पैसों को बचाने के लिए इसने इस प्रकार की गलत सूचना दी थी। इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे लगातार जारी हैं और इसकी वजह तेज रफ्तार ही है। नोएडा से आगरा की ओर जा रही अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। फर्रुखाबाद में बीजी विक्रेता के साथ टप्पेबाजी कर ली गई। घटना उस वक्त की है जब अंगूरीबाग निवासी सुखराम बैंक से 2 लाख रुपए लेकर स्कूटर की डिक्की में रख के लौट रहे थे। रास्ते में पेट्रोल लेने के लिए रुके, उसी वक्त बाइक सवार एक युवक ने डिग्गी तोड़कर नकदी पार कर ली। सूचना पर पुलिस पड़ताल कर रही है। जो CCTV फुटेज सामने आए हैं उसके आधार पर पुलिस ने इन चोरों की तलाश शुरू कर दी है। हमारे साथ घटना जो घटी है, हमारी डिग्गी में जो पैसे रखे हुए थे, तकरीबन कितने पैसे? 2 लाख रुपए, जो अभी बैंक से निकाल के तुरंत लाए थे। बैंक से आने के बाद गाड़ी में पेट्रोल पंप पर खड़ी की और हम पेट्रोल लेने के लिए बोतल में चले गए। तब तक उसने डिग्गी तोड़ी और रुपए लेकर चला गया।
IDBI बैंक से वो 2 लाख रुपए निकाल कर लाए और पेट्रोल पंप पर अपनी स्कूटर को खड़े कर बोतल में पेट्रोल लेने के लिए मशीन की तरफ गए। इसी बीच में टप्पेबाज जो पीछे लगे थे वो उनकी डिक्की से वो पैसा निकालकर बाइक से फरार हो गए। इस घटना का संज्ञान लेकर तुरंत मौके का निरीक्षण किया गया है, चेकिंग कराई जा रही है और इसमें मामले में अभियोग पंजीकृत कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर में 10 दिन से लापता युवती की बरामदगी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने महापंचायत की और थाने में धरना दे दिया। लोगों ने पुलिस को 48 घंटे का वक्त दिया और कहा है कि आप लापरवाही कर रहे हैं और गंभीरता से कार्रवाई नहीं कर रहे। अगर 48 घंटे के अंदर अंदर युवती को ढूंढा नहीं गया तो फिर ये लोग आंदोलन करेंगे। उधर कानपुर में मकान बनाने के विवाद में दबंगों ने महिला की जमकर पिटाई कर दी और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में सामने आया है। तो दबंग यहां जिस महिला को पीट रहे हैं, चप्पल से उसकी पिटाई कर रहे हैं। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मसवानपुर कस्बे का बताया जा रहा है। चिल्ला तुम। और टीम 11 की जो बैठक हर रोज मुख्यमंत्री करते हैं, आज फिलहाल उसका वक्त बदल गया है। अब शाम 4:30 बजे यानी कि अब से लगभग 20-25 मिनट बाद ये बैठक होगी और मुख्यमंत्री रोजाना इस बैठक में कोरोना को लेकर जो हालात हैं उसका अपडेट लेते हैं। लेकिन आज सूर्य ग्रहण था जिसकी वजह से वक्त को थोड़ा आगे बढ़ाया गया है, इसे बदला गया है और मीडिया ब्रीफिंग का भी वक्त बदल दिया है। अपर मुख्य सचिव गृह और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अब शाम को 6:30 बजे मिलकर इस बैठक में क्या कुछ हुआ है, राज्य का कोरोना अपडेट क्या है, इसकी जानकारी देंगे। तो वक्त फिलहाल बदला गया है। तो अमूमन हम लोग देखते हैं कि 3:30 के बाद ब्रीफिंग हो जाती है, प्रमुख सचिव गृह भी आते हैं और स्वास्थ्य सचिव भी रहते हैं और राज्य में कोरोना को लेकर जो हालात हैं उनकी जानकारी मीडिया के जरिए आम लोगों को दी जाती है। लेकिन आज क्योंकि सूर्य ग्रहण था तो उसकी वजह से थोड़ा वक्त आगे बढ़ गया है। 6:30 बजे अब ये जो अपडेट है राज्य में कोरोना का उसकी जानकारी हम आपको दे पाएंगे। तो उससे पहले जो मुख्यमंत्री की बैठक होती है वो 4:30 बजे बैठक होगी टीम 11 के साथ, जो 11 टीमें बनाई गई हैं जो कोरोना के अलग अलग मोर्चों पर नजर रखती हैं और हर रोज मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देती हैं कहाँ स्थिति क्या है, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, हॉटस्पॉट इलाकों की बात करें, मरीजों की बात करें या बाहर से जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनकी बात करें। तो अलग अलग मोर्चे पर 11 टीमें यानी कि 11 टीमें तैनात की गई हैं और ये टीम हर रोज मुख्यमंत्री को अपने इलाके की जानकारी देती हैं। तो आज फिलहाल 4:30 बजे बैठक का वक्त रखा गया है। तो बैठक 4:30 बजे होगी और उसके बाद फिर शाम 6:30 बजे प्रमुख सचिव गृह और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की बैठक होगी और फिर मीडिया ब्रीफिंग जो होगी उसमें जानकारी मिल पाएगी राज्य के कोरोना अपडेट को लेकर। और शाम 6 बजे पश्चिमांचल की जनसंवाद रैली होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रैली को संबोधित करेंगे। पश्चिम और ब्रज इलाके के लोग इस रैली में शामिल होंगे। जेपी नड्डा राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली से इस रैली को वर्चुअली संबोधित करेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से इसमें जुड़ेंगे और पार्टी के राज्य मुख्यालय से इस रैली से जुड़ेंगे। वहीं प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल, मंत्री जनप्रतिनिधि पार्टी पदाधिकारी लखनऊ से ही इस रैली में शामिल होंगे। तो 10 लाख से ज्यादा लोगों को लिंक भेज दिए गए हैं और ये 10 लाख लोग इस लिंक के जरिए अपने पूरे परिवार के साथ इस रैली में शामिल होंगे और साथ ही बूथ स्तर पर कम से कम 50 कार्यकर्ताओं से ऐसा कहा गया है जो अपने परिवार के साथ इस रैली में शामिल होंगे। तो शाम 6 बजे वर्चुअल रैली की जाएगी।
और कोरोना काल में आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। तो भारत की अगर बात करें तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने योग दिवस पर योग करते हुए लोगों को संदेश दिया, बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्राचीन योग विज्ञान मानवता को भारत का अमूल्य उपहार है। मुझे प्रसन्नता है कि अधिकाधिक लोग योग को जीवन में अपना रहे हैं। कोविड-19 के इस दौर में शरीर को स्वस्थ व मन को शांत रखने में योगाभ्यास सहायक सिद्ध होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को संदेश दिया, देशवासियों को संदेश दिया और छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये दिन एकजुटता का दिन है, यह विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चे, बड़े, युवा, परिवार के बुजुर्ग सभी जब एक साथ योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो पूरे घर में एक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए इस बार का योग दिवस भावनात्मक योग का भी दिन है। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना काल में योग और अहम हो गया है। कुछ आसन हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं। दिवस का ये दिन एक प्रकार से एकजुटता का दिन है। ये विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। ये वननेस ऑफ ह्यूमननेस का दिन है, जो हमें जोड़े, साथ लाए, वही तो योग है। जो दूरियों को खत्म करे, वही तो योग है। कोरोना के इस संकट के दौरान दुनिया भर के लोगों का माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना इस बात को दिखाता है कि योग के प्रति उत्साह। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि योग हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, आत्मिक, आध्यात्मिक आदि सभी पहलुओं पर काम कर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। न जरा न मृतो प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। भारत की अत्यंत प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा में योग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भारत की ऋषि परंपरा ने इसीलिए योग के बारे में और उसके महत्व के बारे में ये बातें कहीं कि योगाग्निमय शरीर जिसे प्राप्त हो जाए, वहाँ न रोग है, न बुढ़ापा है और न ही मृत्यु। देहरादून में भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने घर में योग दिवस मनाया, योगासन किए और सभी को योग की दिवस की शुभकामनाएं देते हुए योग करने की अपील भी की। बार का योग विशेष परिस्थितियों में हम लोग कर रहे हैं। विगत वर्षों में जहां हम सार्वजनिक रूप से और लाखों लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होकर के एक साथ योगाभ्यास करते थे, इस वर्ष कोविड-19 की वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों से अनुरोध किया है कि हम सब लोग अपने घरों में योग करें। कोविड-19 महामारी के लिए हमारी इम्यूनिटी मजबूत होना बहुत जरूरी है और योग के द्वारा हम अपनी इम्यूनिटी को यानी कि अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं आपके हमारे रक्षक, हमारे वीर सैनिक कैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग कर रहे हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। आईटीबीपी के जवान हैं जो 12,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। बद्रीनाथ धाम के पास की तस्वीरें हैं। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान जिन्होंने बद्रीनाथ धाम के पास 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित वसुधारा ग्लेशियर में
योगासन किए हैं, तो ये हिमवीर इतनी ऊंचाई में भी योग कर इस दिवस को मना रहे हैं। और ऐसी ही तस्वीरें आई हैं लद्दाख से। यहां भी हमारे जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बर्फ के बीच योग के आसन किए हैं, योग किया है। तो देखिए जरा, ये लद्दाख की तस्वीरें हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारतीय जवानों ने भी योगासन किए। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी योग किया और सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी है। और एक कानपुर से आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने अपने घर पर योग किया। दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अपने परिवार के साथ योग अभ्यास करते नजर आए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा वो भी ध्यान करते, योग करते नजर आए और सभी से कहा कि शरीर को रोग मुक्त रखना है, मानसिक और बौद्धिक शांति चाहिए तो योग बेहद जरूरी है। स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब बात सूर्य ग्रहण से जुड़ी खबरों की करेंगे। तो साल 2020 का कोरोना काल का सूर्य ग्रहण खत्म हो गया है। तो सुबह 9:15 और 58 सेकंड पर शुरू हुआ और दोपहर 2:58 पर खत्म हुआ। तो इस दौरान सूतक काल था, सभी मंदिर के कपाट बंद रहे। हालांकि अब जबकि ग्रहण खत्म हो गया है तो उसके बाद अब स्नान, ध्यान, दान का सिलसिला चल रहा है। तो भौगोलिक तो अयोध्या में भी सरयू के तट पर लोग पहुंचे हैं। तो जहां जहां पवित्र नदियां, हरिद्वार की बात करें, हर की पैड़ी में संगम, प्रयागराज में, अयोध्या में सरयू के तट पर लोग स्नान ध्यान कर रहे हैं। तो ये परंपरा है। निमेश गोस्वामी अयोध्या से और ताज़ा तस्वीरें भी दिखाएंगे और वहां की स्थिति भी बताएंगे। तो निमेश, अब जबकि ग्रहण खत्म हो गया है तो क्या कुछ आप देख पा रहे हैं सरयू के तट पर? और प्रीति देखिए, जैसे ही ग्रहण काल खत्म हुआ उसके बाद श्रद्धालु बड़ी संख्या में सरयू के घाटों पर पहुंचे, यहाँ पर स्नान और दान किया। दान का भी आज के दिन बहुत महत्व है, ग्रहण का दान ही विशेष महत्व देता है। आज के दिन किया गया पूजन पाठ भी लोगों को और ज़्यादा फलदायी देता है। और दिनों की अपेक्षा आज के दिन जो पूजन पाठ अनुष्ठान, जिस तरीके के भी धार्मिक आयोजन किए जाएंगे उसका विशेष महत्व है। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु ग्रहण काल में ही सरयू के जल में बैठ करके वहीं पर अपने आराध्य की आराधना कर रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, मंत्रों का जाप कर रहे थे। और आज सिद्धि योग भी था, तो जिसमें बहुत से लोगों ने अपने अपने जो धार्मिक अनुष्ठान है वो भी कर रखे थे। और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु ये कह सकते हैं कि इस कोरोना काल में अयोध्या के घाटों पर पहुंचे और यहाँ पर आकर स्नान किया। यहाँ पर हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग या जो मास्क की जो जरूरी लॉकडाउन के नियम कानून थे उनकी धज्जियां खुलेआम उड़ी, लेकिन फिलहाल राम की नगरी में स्नान दान अभी भी जारी है। करीब 2 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है और हमारे पीछे आप देख रहे हैं तमाम तरीके के श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं, आसपास के जिलों के लोग पहुँचे हैं और यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। या कल रात शयन आरती के बाद से ही मंदिरों के कपाट बंद थे और आज दोपहर 2:58 तक, चूंकि यहाँ पर सूतक ग्रहण लगा हुआ था, ऐसे में मंदिरों के पट तो रामनगरी के बंद थे। अगर इस दौरान आप तस्वीरें भी दिखा पाए हमें और फिर जानकारी भी देते रहे साथ साथ, तो और बेहतर ढंग से हम लोग भी देख पाएंगे, हम भी यहाँ से सरयू तट की स्थिति को देख पाएंगे। जी प्रीति, आप देख सकती हैं पीछे ये स्नान घाट है, हम लोग पुल के ऊपर से दिखा रहे हैं। तमाम तरीके के श्रद्धालु हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु हैं और घाटों पर आप साफ दिख रहा होगा कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं, सरयू में स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। यहाँ पर घाट के जो पुरोहित हैं वो भी हैं और जो आसपास के संत हैं, साथ ही जो अगल बगल जिलों के लोग हैं जो ग्रस्त हैं वो भी पहुँचे हैं ग्रहण का स्नान और दान करने घाट पर, अयोध्या पर। इसके बाद लोग यहाँ पर स्नान दान करने के बाद मंदिरों की तरफ जाएंगे, मंदिरों में दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद अपने गंतव्य की तरफ रवाना होंगे। प्रीति, सबसे बड़ी बात यह है कि अब मंदिरों में अब काफ़ी लंबा ग्रहण था और काफ़ी लंबे समय बाद ये लगा था, लगभग 3.5 घंटा ग्रहण था और ग्रहण काल से पूर्व 12 घंटे सूतक लग जाता है। तो ऐसे में मंदिरों के पट बंद थे, मंदिरों में साफ सफाई का दौर शुरू हुआ है। भगवान को स्नान कराने के बाद उनके वस्त्र बदले जाएंगे, आरतियां होंगी और उसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या के मंदिर खोल दिए जाएंगे। जी प्रीति, बिल्कुल। निमिष, वैसे ही जब इस तरह के कोई आयोजन या कोई अनुष्ठान होता है तो भीड़ रहती है, लेकिन एक और कोरोना की चुनौती भी है। तो इन सब के बीच में क्या कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं आपने देखी यहाँ?
देखिए, प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन को ये आंकड़ा ही नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचेंगे। किसी तरीके की कोई तैयारियाँ नहीं थी। हालांकि जो लॉकडाउन के नियम हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था, वो सब यहाँ पर खुलेआम उनकी धज्जियाँ उड़ाई गई। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं और घाटों पर मौजूद हैं और मौके पर आप देख भी रहे हैं अपने कैमरे में। तो ऐसे में ये कह पाना कि प्रशासन ने कोरोना से लेकर लड़ने के लिए कोई व्यवस्थाएं की थी तो वो अतियोक्ति होगी। फिलहाल जो है वो राम की नगरी में राम की आस्था कोरोना पर भारी है। लोग आस्था की डगर पर हैं और स्नान पूजन कर रहे हैं। जी, तो ये तस्वीरें, ग्रहण काल खत्म हो गया और उसके बाद क्योंकि स्नान की, पूजा पाठ की और दान की परंपरा है और इसीलिए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अब मंदिरों के कपाट जो अब खोलने का भी क्रम यहाँ पर शुरू होगा और उसके बाद आरती शुरू की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद निमिषा आपका जानकारी। ऐसा वैदिक शास्त्र में मानना है कि इस समय अपने आराध्य की आराधना करने पर, अपने इष्ट की आराधना करने पर उसका फल जो है वो वज्र के समान मजबूत होता है और जो भी जीवन में जाने अनजाने में हुए इस प्रकार के कर्म होते हैं जिनमें पुण्यों का क्षय होता है। चलिए, तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।